मुझसे भी बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह कहता कि मालकिन, मैं आपको जिंदगी भर खुश रखूंगा, मैं हमेशा आपको एक दीवानों की तरह मोहब्बत करूंगा, चाहे वह पल सुख के हो या दुख के। मुझे विधवा होने बाद से आज पहली बार ऐसा वो मुझे कहा था, लेकिन उसकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत फासला था। मैं सोचने लगी, क्या यह मुझे वह खुशी दे पाएगा जो मैं चाहती हूँ? ये तो अभी बहुत छोटा है। फिर उसने मुझे ऐसी बातें करने लगा कि मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई। उसके साथ कमरे में चली गई। फिर उसने जो कारनामा दिखाया उससे तो मैं हैरान रह गई। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी उसने तो मेरी चीखें। मेरा नाम कविता है और मुझे विधवा हुए 17 साल बीत गया था। मेरे पति की अचानक मौत के बाद मैंने अपने इकलौते बच्चे के लिए और उसके जीवन बनाने की कोशिश में मैंने अपने 17 साल बर्बाद कर दिया था। उस वक्त घर में एक बहुत पुराना नौकर काम करता था जिसका नाम रामू था, लेकिन अब उसने भी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था और वह काफी समय से हमारे यहाँ काम पर नहीं आ रहा था। वह अपने काम को अपना समझकर पूरे विश्वास के साथ किया करता था, लेकिन एक दिन वह अचानक से नौकरी छोड़ने की बात कर दिया, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। दरअसल इन सब के पीछे मेरे बेटे अमित का हाथ था। मैं और मेरा बेटा अमित एक छोटे से शहर में रहते थे। मैंने अमित को अच्छी शिक्षा के साथ पाल पोस कर बड़ा कर किया। अमित ने भी कड़ी मेहनत किया और अपनी पढ़ाई पूरी किया। आखिरकार उसे एक अच्छा कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन यह नौकरी विदेश में था। अमित बहुत खुश था, लेकिन मैं बहुत नाराज थी, क्योंकि मैं बेटे को अपने से इतनी दूर नहीं जाने देना चाहती थी। अमित हमेशा से ही विदेश जाने का सपना देखता रहता था और फिर अमित ने रामू को भी यह सपना दिखाने लगा। अमित ने रामू से कहा कि तुम यहाँ जितना मेहनत करते हो, अगर इतना मेहनत विदेश में करोगे तो तुम महीना के 50,000 रुपए तक कमा सकते हो और वहाँ तुम मेरे साथ मेरे घर में भी रह सकते हो। उसके बदले में जो तुम यहाँ काम कर रहे हो वही काम तुम्हें वहाँ पर करना होगा। इसके लिए अलग से मैं तुम्हें 20,000 हर महीना दूंगा। रामू अमित के झांसे में आ गया और इसी वजह से अचानक रामू ने नौकरी छोड़ने की बात कर दिया। 10 दिन के बाद मेरा बेटा अमित विदेश जाने की बात करने लगा, लेकिन मैं उसके इस फैसले से सहमत नहीं थी। अमित ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी मैं राजी नहीं हुई। मैं अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा शादी हो जाए और तुम यही हमारे साथ अपने ही देश में रहकर किसी अच्छे कंपनी में काम करो। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा यहाँ, मैं तो तुम्हारे लिए ही तो अब तक जी रही हूँ। अमित मेरी बात सुनकर कहने लगा कि माँ, तुम मेरी शादी जैसे करना चाहो करा सकती हो, लेकिन मैं विदेश का प्लान कैंसिल नहीं करूँगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया। आखिरकार मुझे अपनी माँ का फर्ज निभाना था, इसलिए फिर मैंने अमित की शादी ऋतु नाम की लड़की से करा दी। शादी के बाद मेरा बेटा अमित अपनी पत्नी ऋतु को लेकर विदेश जाने लगा। फिर मैं अपनी बहू से इस बारे में बात की। मैंने कहा, बहू अपने पति को समझाओ कि वह विदेश ना जाए। इतना सुनकर मेरी बहू ऊंची आवाज में बोलने लगी, सासू माँ, मेरे पति मुझे जहाँ लेकर जाएंगे मैं वहाँ खुशी खुशी चली जाऊंगी, इसलिए आपको जो भी कहना है आप खुद अपने बेटे से कहिए। यह आपका आपसी मसला है, मेरा नहीं। फिर मैं अमित के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि बेटा मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन अमित मेरी बात को अनसुना कर दिया और जाने लगा। मेरा नौकर रामू भी साथ में अपना बैग लेकर जाने के लिए तैयार था। तभी मुझे दौरा पड़ा और मैं चक्कर खाकर गिर गई, लेकिन मेरा बेटा और बहू मुझे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन मेरा नौकर रामू मुड़कर देखा तो मैं नीचे गिरी हुई थी। वह जल्दी से दौड़कर आया और मेरे मुंह पर पानी मारने लगा, जिससे मैं होश आ गई। अमित मेरे पास आया और बोला, रामू चलो, देर हो रहा है। तभी रामू ने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद रामू ने सारा माजरा मुझे बता दिया कि छोटे मालिक ने मुझे विदेश में ज्यादा पैसे देने का झांसा दिया था, इसलिए मैं नौकरी छोड़ने का बात किया था। मेरा बेटा अब विदेश चला गया और मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं मिला।
मेरे पति को गए हुए 17 साल हो गए थे और अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मैं ऐसी निराशा में बैठी थी कि तभी नौकर उदास चेहरा लेकर मेरे पास आया। वह कहने लगा कि मालकिन, आप इस तरह से उदास मत होइए। इस बात को लेकर आप ज्यादा परेशान मत रहिए, इससे आपके चेहरे का गोरा रंग फीका पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत दिनों से बीमार हैं। जब से मेरे पति का मौत हुआ है, तब से मुझे अपनी नौकर के अलावा किसी और से समर्थन नहीं मिला था। अब मेरे बेटे को विदेश गए 4 साल हो गए थे। तब से मेरा नौकर रामू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। वह रात में घर के बाहर बरामदे में ही सोता था और वह मेरे साथ बहुत ईमानदारी से पेश आता। मेरे पति के चले जाने के बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला और एक दिन उसने भी मुझे छोड़ दिया। उस वक्त मैं 40 साल की थी। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मेरा नौकर रामू और मेरे बीच एक बड़ा अंतर था। रामू उस वक्त 25 साल का था, जबकि मैं उससे काफी बड़ी थी। रामू बचपन से ही मेरे घर नौकरी करता था, क्योंकि इससे पहले उसके माता पिता काम किया करते थे। फिर उनको गुजर जाने के बाद रामू काम करने लगा था। मुझे धीरे धीरे रामू से प्यार होने लगा था, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने लगा था। अब घर में उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं रामू को अपने मन की बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं विधवा हूँ और वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर एक दिन हम दोनों कार से सब्जी लाने बाजार जा रहे थे। सिग्नल पर कार रुक गई। तभी वहाँ एक भिखारी पैसे मांगने आया। उस वक्त कार रामू चला रहा था और मैं उसके बगल में बैठी हुई थी। मैंने 500 का एक नोट निकाली और भिखारी को दे दिया। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब भिखारी ने कहा कि तुम दोनों जीवन भर ऐसे ही खुश रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। उस वक्त मैं रामू को एक अलग नजरिए से देख रही थी। तभी मैं रामू से कहने लगी, एक बात बताओ, क्या इस उम्र में कोई महिला शादी कर सकती है? उसने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, कई महिलाओं की शादी तो बड़ी उम्र में भी हो जाती है और उनकी उम्र भी आपके जितनी ही होती है। रामू की बातों से मुझे अलग खुशी का एहसास होने लगा था, लेकिन फिर मैंने उससे कहा, छोड़ो, जाने दो, अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी तुमने शादी भी नहीं की है, इसलिए मैंने जो कुछ तुमसे कहा उसके लिए मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। रामू कहने लगा, मालकिन, आप तो देखने में अभी भी एक जवान लड़की की तरह ही लगती है, जैसे अभी आपकी उम्र 30 साल ही हुआ हो। इस उम्र के हिसाब से आप मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी है और मैं आपसे 5 साल छोटा। रामू कहने लगा, मालकिन, आप खुद को इतना फिट रखती हैं कि आपके चेहरे पर अभी तक जवानी की झलक चमकती है। आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। पति के जाने के बाद आपने केवल अपने बच्चे की देखभाल की है, लेकिन उसके अलावा आपने कभी भी अपना सुख हासिल नहीं किया। जबकि बहुत सी औरतें इस उम्र में भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती हैं और वह एक पराये मर्द की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगती हैं। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपके पति के गुजरने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको भी अपनी सुख हासिल करना चाहिए? रामू की ऐसी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो, यानी तुम चाहते हो कि मैं अभी भी शादी कर लूं? रामू कहने लगा, जी हाँ मालकिन, मैं यही चाहता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं रामू से बोली कि मैं एक विधवा हूँ और इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा, और फिर मुझसे इस उम्र में शादी करके कौन खुश रह पाएगा? मेरी बात सुनकर रामू कहने लगा, मालिक, आप बहुत अच्छी है, मैं आपको हद से ज्यादा चाहता हूँ और एक बार मैं आपको रात में सोने के दौरान उस हालत में भी देखा था। उस रात को मैंने आपका शरीर भी छुआ था। तभी मुझे महसूस हुआ कि आप अभी भी जवान है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर रामू कहने लगा कि मालकिन, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कहूँ, आप दिखने में बहुत खूबसूरत है और आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे माफ करे मालकिन,
मुझे ये बात आपको बताने में शर्म आ रही है। मालकिन, आप चाहो तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगा। मालकिन, मेरे मन में बस यही बात थी, इसलिए आपको उस रात सोते हुए छुआ था। रामू की ऐसी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मुझे ऐसे मालूम हो रहा था कि सचमुच मैं एक जवान लड़की हूँ, इसलिए मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। मैंने तुरंत रामू से कहा कि मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। तुम अच्छे दिखते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो तुम मुझे वो खुशी कैसे दे पाओगे। मेरी बात सुनने के बाद रामू कहने लगा, मालकिन, आप सोच लीजिए आपको औरत का सुख चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं आपको इसके लिए हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। आप इस बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। अगर आपके तरफ से नहीं है तो मुझे जवाब दीजिए। मैं बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार करूँगा। इतना कहकर रामू सोने चला गया। कुछ ही घंटे के बाद शाम को जब मैं बाजार से घर आई तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं तनावग्रस्त हो रही थी। उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उस वक्त केवल रामू के बारे में ही सोच रही थी। मैं अपने दिमाग से रामू के बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन यह मुझसे नहीं हो रहा था। बस मेरे दिमाग में उसकी यह बातें गूंज रही थी कि मालकिन, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको इसके लिए मजबूर नहीं करूँगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब से मुझे मेरे बेटे ने छोड़ दिया है, तब से केवल रामू ही मेरे हर सुख दुख में साथ रहा है। मैं सोचने लगी कि ना तो अब मेरा कोई है और ना ही रामू का। फिर अगले दिन रामू मेरे ऑफिस से एक हिंदी कहानी की किताब लेकर मेरे कमरे में आ गया। उस वक्त मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस वक्त रामू वह किताब लेकर दरवाजे पर खड़ा था। फिर पूछा कि मालकिन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर मैं रामू से कहने लगी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने तुरंत उस किताब को बगल में रख दिया और मेरा सर दबाने लगा, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा था। वह तुरंत विक्स लेकर आया और मेरे सर पर लगाने लगा, लेकिन उस विक्स लगाने की वजह से मेरी आंखें बहुत तेज जलने लगी थी। तब रामू को मेरी बेचैनी देखी नहीं गई। तभी वह मेरी आंखों में फूंक मारने लगा। उस वक्त उसके बीच और मेरे बीच की दूरी बिल्कुल ना के बराबर थी, जिससे मेरा दिमाग दर्द की जगह से घूमकर हम दोनों की दूरी के फासले पर चला गया। उसके इतना करीब होने से मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा था। कई सालों के बाद कोई मेरा इतना करीब आया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी समुंदर में डूबती जा रही हूँ, और उस वक्त मुझे उस समुंदर से निकालने वाला सिर्फ रामू था। मैं बिल्कुल ही बेचैन होने लगी थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अचानक से कराहने लगी, जिसे सुनकर रामू पूछने लगा, क्या की हुआ मालकिन। उस वक्त मैं शर्म से उसे कुछ ना बोल पाई, क्योंकि उस वक्त मेरे वजूद में एक अलग ही बेचैनी भड़क उठी थी, लेकिन मैं उससे यह बात बता ना पाई। फिर मैं उसे अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोली, मेरे पति की मौत के बाद मैंने कभी किसी अजनबी को इतना करीब नहीं आने दिया, लेकिन तुम्हारे इतना करीब आने से मेरे मन में अलग अलग भावनाएं पैदा हो रही है और यह सब ठीक नहीं है। इसलिए तुम अब जाओ, मेरा दर्द कम हो गया है।